स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैमिली मैन सीरीज के सीजन 3 के सेकंड पार्ट को। पहले पार्ट को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि सुची जो है वो एक न्यूज चैनल पर जाती है, जहां एक डिबेट चल रही थी। बात कुछ ऐसी है कि जो 69 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, उनमें से एक ऐप सुची का भी था, जिसका नाम श्रिंकमी है। और यहाँ पर हम श्रीकांत को भी देख पाते हैं, जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है, और वो सुची को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा था अपने बच्चों के सामने। तो फिलहाल तो इस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ श्रिंकमी ऐप के बारे में बातें हो रही थी कि ये एक चाइनीज ऐप है और चाइनीज लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन बात जो है अब सुची के लिए पर्सनल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि न्यूज एंकर जो है वो सुची के डिवोर्स पेपर को सभी के सामने शो कर देता है, जो देखकर सुची पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी और वो यहाँ पर सभी को गाली देकर यहाँ से चली जाती है। सुची और श्रीकांत डिवोर्स लेने वाले हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और तो और धृति और अथर्व को भी ये बात नहीं मालूम है, जिस वजह से अगली सुबह वो इस पर चर्चा करते हैं। और दोनों बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि आखिरकार आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया था। और अब धृति यहाँ पर सभी से कहती है कि अब सारे राज खुल ही रहे हैं, तो अथर्व को एक राज और बता दो। ये सुनकर अथर्व पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे गोद लिया गया है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि तभी श्रीकांत उसे बताता है कि वो एक एजेंट है। ये सुनकर अथर्व को ऐसा लगा था कि हाँ, ट्रेवल एजेंट ना, पर श्रीकांत बताता है कि ट्रेवल एजेंट नहीं, स्पाई एजेंट। ये सुनकर अथर्व को बड़ा कूल लगा और तब उसे याद आया कि अच्छा, वो गन आपके पास इसीलिए मौजूद थी। अब यहीं पर जेके भी मौजूद था और वो तो उसे लल्लू लाल ही समझते हैं, इसलिए जेके भी यहाँ अथर्व के पास आता है और बताता है कि वो भी एक एजेंट है। लेकिन यहाँ पर अथर्व कहता है कि आप मुझसे कुछ भी बोलोगे तो मैं हर एक बात थोड़ी ना मानूंगा, मुझे मालूम है कि आप कोई एजेंट नहीं है। यहाँ पर जेके अपनी आइडेंटिटी भी दिखाता है, लेकिन अथर्व तब भी नहीं मानता। अथर्व भी अपना पैन कार्ड दिखा देता है। ये देखकर जेके कहता है कि इस उम्र में कौन पैन कार्ड बनाता है। तब अथर्व कहता है कि 100 रुपए दोगे तो आपका भी बनवा दूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ इसी तरह के झगड़े चलते रहते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रुकमा की तरफ। और वो आया है रैविड के पास, क्योंकि रुकमा जानना चाहता है कि आखिरकार उसके घर पर जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया है। रैविड इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो रुकमा को कुछ भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि रैविड को सचमुच ही नहीं मालूम है कि आखिरकार रुकमा के ऊपर किसने अटैक कराया है। अब आगे हम देखते हैं कि हेड ऑफिस से कुछ ऑफिसर्स आते हैं, जो कि श्रीकांत से बात करते हैं। वो ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि श्रीकांत अब कुलकर्णी के केस पर काम करे, लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। कुलकर्णी को वो अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए वो चाहता है कि वो इस केस पर काम करे। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि इतना बड़ा शूट आउट हुआ, इसके बावजूद तुम वहां से बच निकले। लोगों का कहना यह है कि तुम एक सस्पेक्ट हो और इसीलिए तुम्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है और तुम शहर से भी बाहर नहीं जा सकते हो और अपनी आइडेंटिटी जो है वो तुम अपने ऑफिस में जमा कर जाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद श्रीकांत पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि इतने साल उसने ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन आज उसके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धृति को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। वो एक क्लाइमेट चैंपियन है, LGBTQ की एक्टिविस्ट है और तो और वो एक सोशल वर्कर भी है, लेकिन उसे #anti-national से ट्रोल किया जा रहा था। ये देखकर धृति को बहुत बुरा लगा और वो बहुत रोती है। तब सुची उसे संभालती है और सुची की हालत भी काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पिछली रात जो कुछ भी डिबेट में हुआ था उसके बाद से पब्लिक भड़की हुई है। इसलिए सुची का दोस्त उसे एडवाइस देता है कि वो घर से ना निकले। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी का भी बहुत बुरा हाल है। वैसे तो उसे सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग उसे सस्पेक्ट मान रहे हैं। वो शराब पीकर घर पहुंचता है, जहां सुची मिलती है। सुची उसे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि आज जो धृति के साथ हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद वो खुद के घर में भी सेफ नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है और हमला कर सकता है। तब श्रीकांत तिवारी भी सुची को सारी बातें बता देता है कि हेड ऑफिस ने कुछ फैसले लिए हैं और उन्होंने मुझे फिलहाल घर बिठाल दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुकमा को, जो कि बॉबी को लेकर नीमा के परिवार वालों के पास जाता है, लेकिन नीमा के परिवार वाले मतलब माता पिता कहते हैं कि नीमा तो हमारे लिए बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी,
इसलिए इस बच्चे का हमसे कोई भी संबंध नहीं है। रुकमा बताता है कि आपकी बेटी नीमा बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था और बॉबी भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो कहां से ना लौटे, इसलिए बॉबी की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी होती है। वो लोगों को पैसा भी देता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो बॉबी उससे लिपट जाता है, क्योंकि बॉबी उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए रुकमा उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जोया जो है वो टास्क को ज्वाइन कर लेती है और ऑफिस आ जाती है, जहां जोया को श्रीकांत के बारे में मालूम चलता है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है। ये सुनकर उन्हें बुरा लगा था। हालांकि यहाँ जोया आ चुकी है तो पुनीत को काफी अच्छा लगा और पुनीत यहाँ पर जोया को यतीश चावला नाम के एनआईए के ऑफिसर के बारे में बताते हैं, जो कि कुलकर्णी और डेविड की मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसके बाद नागालैंड में ही हम चूबा नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसे एनआईए के कुछ ऑफिसर्स जो है वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं। पता चलता है कि चूबा दरअसल में स्टीफन के लिए काम करता है और तभी यहाँ पर हम यतीश चावला यानी कि एनआईए के नए ऑफिसर को देख पाते हैं। यतीश यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए आया है और उसे ऐसा लगता है कि ये काम दरअसल में स्टीफन का ही है, इसलिए उन्होंने इस बंदे को उठा लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यतीश को मालूम चला है कि चूबा जो है वो डेविड और कुलकर्णी के कॉनवॉय का पीछा कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने उसे उठा लिया। तब चूबा ने बताया कि उसने उस कॉनवॉय का पीछा तो किया था, लेकिन वो बीच रास्ते में रुक गया था और फिर आगे अचानक से उनके ऊपर अटैक हुआ और जिन लोगों ने अटैक किया था ना, उन लोगों ने MCAS की वर्दी पहनी हुई थी। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। बाद में चूबा ने यहाँ पर स्टीफन की लोकेशन भी बता दी थी। दूसरी तरफ स्टीफन जो है वो अपने लोगों के सामने भाषण दे रहा था कि तभी यहाँ पर यतीश आ जाता है अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, और ये बात जब स्टीफन को मालूम चली तो स्टीफन अलर्ट हो जाता है और अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग निकलता है, जबकि इन लोगों के बीच में जमकर गोलीबारी भी होती है। जिस तरह से स्टीफन अपने लोगों के साथ भाग रहा था, इसे देखते हुए यतीश चावला को यकीन हो जाता है कि दरअसल में स्टीफन ने ही डेविड और कुलकर्णी को मारा है, जिस वजह से वो उसे वांटेड करार दे देते हैं। यहाँ अथर्व के स्कूल में कुछ बच्चे जो है वो उसे बुली कर रहे थे, इसलिए यहाँ अथर्व ने अपने पिता को तो कॉल नहीं किया, लेकिन वो अपने पास जेके को बुला लेता है। वो जेके से कहता है कि ये लड़के मुझे बुली कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें पीट दो, लेकिन जेके ऐसा नहीं कर पाया। वो लड़के फिर से यहाँ पर अथर्व को बुली करने के लिए आते हैं और जेके यहाँ फिलहाल कुछ नहीं कर पाता है। और तो और वो लोग जेके के सामने ही अथर्व को एक चांटा भी लगा देते हैं। ये देखते हुए जेके को ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो मोटा सा लड़का आगे आया तो जेके ने अपनी टांग अड़ा दी, जिससे कि वो मोटा सा लड़का जो है वो धम से जमीन पर गिर गया, जिससे कि उसकी नाक में खून भी आ गया था। और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ चुकी थी। उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो जेके से कहते हैं कि आप तो बड़े हैं, ये बच्चे हैं। और रही बात अथर्व की, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अथर्व के पिता आएंगे, जो कि एक जेंटलमैन है। लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस वजह से यहाँ अथर्व को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब श्रीकांत के घर के बहुत बुरे हाल थे। सुचि जो है वो बाहर नहीं जा सकती और श्रीकांत को लीव पर, मतलब कि एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। और धृति का एंटी नेशनल का हैशटैग चल रहा है, जिस वजह से वो भी कॉलेज नहीं जा सकती और अथर्व को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तब श्रीकांत को समझ आता है कि कोई ना कोई तो है जो कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब लंदन में मेजर समीर MI6 के एक बंदे से मिलता है और उससे मीरा नाम की इस औरत के बारे में पता करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये औरत आखिरकार करना क्या चाहती है। जिसके बाद मेजर समीर रुकमा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि अब तक तुम मीरा के लिए काम करते थे और वो काम मैंने ही तुम्हारे पास लेकर आया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मीरा के लिए काम नहीं करोगे। ये बात सुनकर रुकमा उससे कहता है कि ये ऑर्डर है या फिर एडवाइस। तो समीर कहता है कि तुझे जो समझना है तू वो समझ ले। रुकमा कहता है कि जब वो सर्विस में था ना, तब वो सिर्फ ऑर्डर सुनता था, लेकिन अब वो सिर्फ एडवाइस सुनता है। तो अगर ये ऑर्डर देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। अब रात को श्रीकांत अपने एनआईए के सारे दोस्तों से मिलता है और उनसे कहता है कि एनआईए के सिस्टम में प्रोजेक्ट सहकार को कौन कौन एक्सेस करते हैं, उन सारे लोगों के उसे नाम चाहिए। लेकिन अब ये नहीं हो सकता था, क्योंकि यतीश चावला के आने के बाद वो डेविड और कुलकर्णी के मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनकी ही टीम के लोग अब इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पुनीत इसे हैक कर सकता है। इसीलिए श्रीकांत ने ये काम उसे दिया था।
इसलिए अगली सुबह जल्दी जाकर एनआईए के ऑफिस में पुनीत जो है वो सारे सिस्टम को हैक करके सारी चीजें पता लगाने लगता है। तो पुनीत ने सारे सिस्टम को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और पुनीत को सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। यहाँ हम देखते हैं श्रीकांत को, जो कि दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर चुका था क्योंकि उसकी पीएम से मीटिंग थी, लेकिन उसे कोई सीरियस ले ही नहीं रहा था क्योंकि सुची तो ये मानने को राजी ही नहीं है कि वो पीएम से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेके को, जिसका शादी.com पर एक और मैच मिल गया था, इसलिए वो डेट पर आया था। काफी तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर पुनीत आता है। पुनीत यहाँ पर जेके के मोबाइल को लेकर जाता है और डस्टबिन में फेंक कर आता है। ये देखकर यहाँ जेके हैरान था कि आखिरकार पुनीत कर क्या रहा है। फिर पुनीत बताता है कि जिस लड़की का आप इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल मैं लड़की मैं ही हूँ, और रही बात आपके फोन की, तो फोन जो है वो पूरी तरह से बग्ड हो चुके हैं। हम सभी के मोबाइल हैक हैं और इसी वजह से श्रीकांत सर इतनी बुरी तरह से फंस रहे हैं। उनके पास कॉल कर सकता था, लेकिन उनका मोबाइल हैक है, इसलिए मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। इसलिए आपको श्रीकांत सर जहां भी मिले मेरी उनसे बात जरूर करा देना क्योंकि बहुत अर्जेंट है। और यहाँ एनआईए के ऑफिस में हम देखते हैं यतीश को, जो कि शर्मा जी के पास एक फाइल लेकर जाता है जिसमें कुछ एविडेंस थे, और इसी कमरे से अजीत भी बाहर निकल रहा था। अंदर जो भी बात हुई वो सारी बात अजीत ने सुन ली थी और ये बात उसने जेके को बता दी थी। जेके तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा क्योंकि उसे मालूम चला है कि श्रीकांत जो है वो दिल्ली जा रहा है। वो उससे मिला, उसका मोबाइल लिया और उसे भी डस्टबिन में फेंकने वाला था, लेकिन वो लोग उसे दूर रख कर आ जाते हैं। और फिर जेके यहाँ श्रीकांत को बताता है कि हम सभी के मोबाइल जो है वो बग्ड हो चुके हैं, इसी वजह से अब हम मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं। वो अपना मोबाइल देता है जो कि पुनीत ने उसे दिया था और फिर वो पुनीत से बात करता है। पुनीत बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, धरती का ट्रोल होना, सुची मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक प्लान था। और रही बात आपकी, तो बता दूं कि आप कुलकर्णी और डेविड सर के साथ मौजूद थे, जिस कॉन्वॉय में आप शामिल थे, और जिस कॉन्वॉय में अटैक हुआ था उस अटैक की लोकेशन जो है वो आप ही के मोबाइल से गई थी। आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन इसके बावजूद ये लोकेशन आपके ही मोबाइल से गई थी। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और एडवांस हैकिंग का यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि श्रीकांत तिवारी के नाम पर वारंट भी निकल चुका था, इसलिए यतीश चावला अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे श्रीकांत तिवारी को अरेस्ट करने के लिए। श्रीकांत बहुत कंफ्यूज है कि आखिरकार अब उसे करना क्या है। हालांकि वो यहाँ लाइन में लग चुका था और जल्द ही फ्लाइट में भी बैठने वाला था कि तभी यहाँ पर यतीश चावला और उसके लोग पहुंच जाते हैं। यतीश की टीम को किसी भी हालत में श्रीकांत चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइट निकल चुकी थी और लोकेशन भी फ्लाइट का ही आ रहा था, जिससे कि ये साबित होता है कि श्रीकांत तो फ्लाइट में ही मौजूद है। और जब फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो इन्होंने फिर से उसके मोबाइल को ट्रेस किया, लेकिन जिस बंदे के पास से ये सिग्नल आ रहे थे वो बंदा श्रीकांत नहीं है, क्योंकि श्रीकांत ने उस बंदे के बैग में अपना मोबाइल डाल दिया था। और इस तरह से श्रीकांत ने अपने एनआईए ऑफिसर्स को मिसगाइड कर दिया था, जिससे कि श्रीकांत तिवारी को मौका मिल जाता है और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां श्रीकांत तिवारी के साथ पूरी फैमिली के साथ साथ उसका दोस्त जेके भी शामिल था। यतीश यहाँ पर श्रीकांत के बच्चों का मोबाइल ट्रेस करता है। ट्रेस करने पर वो पहुंचते हैं एक ऑटो के पास, क्योंकि लोकेशन यहीं का आ रहा था। और इस बार लोगों को मिसगाइड करने का काम जेके का था, क्योंकि जेके ने इन दोनों बच्चे के मोबाइल जो है वो उसी ऑटो में छोड़ दिया था, जिससे कि अब ये लोग सही सलामत उस ट्रेन से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब रास्ते में श्रीकांत अपने बच्चों को और जेके को आइडेंटिटी देता है, जो कि पूरी तरह से नकली थी। ये आईडी तो बस टीसी को दिखाने के लिए है, जिसके बाद वो इन सारी आईडीज को फाड़कर फेंक देंगे। लेकिन इन सारी आईडी में उल्टे सीधे नाम लिखे हुए थे और यहाँ जेके का नाम तो कोई तेलुगु नाम था और उसमें एड्रेस भी चित्तूर का था। ये देखकर यहाँ टीसी कहता है कि मैं भी चित्तूर से हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा भाई जेके जो है वो तेलुगु नहीं बोल पा रहा था, जैसे कि टीसी को शक होता है कि आप तेलुगु तो नहीं है। तब यहाँ श्रीकांत टीसी को समझाता है कि दरअसल में जब ये चौथी कक्षा में था ना, तब इसे सस्पेंड कर दिया गया था। वजह बहुत ही गंदी थी, इसने बहुत ही गंदी हरकत की थी, इसलिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब टीसी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम पीएम बासु को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख पाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स पहुंचे हुए थे, जो कि अपने सवाल पूछते हैं। और पीएम बासु को यहाँ पर बहुत ही बच के उन सारे सवालों के जवाब देने थे, ताकि उनकी छवि खराब ना हो। लेकिन सारे सवाल नॉर्थ ईस्ट के लिए थी, जिसके यहाँ पर जवाब जो है वो पीएम बासु के पास नहीं थे। इसलिए संबित यहाँ पर पीएम बासु से कहता है कि अगर आप एक नागालैंड का दौरा कर लें
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी छवि भी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी, जिस पर कि पीएम बासु जो है वो सोचती है। आगे हम देखते हैं कि रुकमा के पास मीरा का कॉल आता है। मीरा उसे अपने अगले काम के बारे में बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले रुकमा यहाँ मीरा से कहता है कि आखिरकार मैं उस बंदे का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मेरे घर पर अटैक करवाया है। ये सुनकर मीरा कहती है कि गलती तुम्हारी ही थी, क्योंकि तुमने उस कॉनवॉय में सभी को मार दिया था लेकिन एक बंदे को छोड़ दिया था और वही बंदा अब सारे काम बिगाड़ रहा है। रुकमा बताता है कि मेरी बीबी मारी गई है, आपको मुझे बताना होगा कि वो कौन है, जिस पर कि मीरा उसे बता देती है कि उस बंदे का नाम श्रीकांत तिवारी है। मीरा यहाँ रुकमा को £500,000 सेंड करती है और कहती है कि अगले काम के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला काम बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें मन चाहे पैसे भी मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके ट्रेन में होते हैं। जेके यहाँ श्रीकांत से कहता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक से मुझे करीम की याद आ रही है, जिसने कुछ भी नहीं किया था, इसके बावजूद वो मारा गया था। डर मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं लग रहा है, डर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए लग रहा है, क्योंकि जब NIA ज्वाइन किया था तब से ही मुझे पता है कि किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है। दूसरी तरफ यतीश जो है वो श्रीकांत को ढूंढने की सारी प्लानिंग कर चुका है। वो जानता है कि जरूर श्रीकांत अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से ही गया होगा, इसलिए वो सारी नकली आईडीज को चेक करता है कि तभी यहाँ पर जोया आती है और वो बताती है कि जो ऑफिशियल आईडी उन्हें मिली है वो आईडीज तो यूज नहीं करेंगे, जो अनऑफिशियल आईडी है उन्हीं को भी यूज करने वाले हैं। तो वो उन आईडीज को चेक करने लगते हैं और यहाँ पीएम बासु जो है वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग कर लेती है। अनाउंसमेंट भी हो चुका था कि जल्द ही पीएम बासु जो है वो नागालैंड के दौरे पर जाएगी। तब पीएम बासु को मालूम चलता है कि जो श्रीकांत तिवारी उनसे मिलने के लिए आने वाला था अब वो एक वांटेड है और उसके नाम पर वारंट निकला है। वो फरार है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब रात को हम श्रीकांत तिवारी को देखते हैं जो कि ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी बेटी धृति आती है। धृति यहाँ पर श्रीकांत से जानना चाहती है कि आखिरकार वो लोग तलाक क्यों ले रहे हैं, लेकिन श्रीकांत उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। जब धृति उसे लगातार पूछती है तो यहाँ श्रीकांत बताता है कि वो NIA में था और हमेशा जो है बस अपने जॉब में ही उलझा रहता था। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुचि ने ही संभाली, घर को संभाला, तुम्हें संभाला, जो मुझे संभालना चाहिए था वो भी सुचि ने ही किया। इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है, अपनी मम्मी को कभी भी गलत मत समझना। अब धृति यहाँ श्रीकांत से कहती है कि आखिरकार आपने शादी ही क्यों की। तो यहाँ श्रीकांत कहता है कि जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें भी शादी करने का हक पूरा है। वैसे तो उसने डिसाइड किया था कि वो शादी कभी भी नहीं करेगा, लेकिन जब तुम्हारी माँ सुचि मेरे सामने आई तो सारे डिसीजन धरे के धरे रह गए। तुरंत शादी की और 1 साल के अंदर तो बच्चा भी हो गया था। ट्रेन में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं जेके और अथर्व को, जो कि बैठकर बात कर रहे थे। अथर्व यहाँ पर जेके से कहता है कि अल्फा मैन कैसे बना जाता है, क्योंकि लड़कियों को अल्फा मैन पसंद होते हैं और उसे अमायरा भी पसंद है, लेकिन वो जब भी उसे बोलने के लिए जाता है तो पता नहीं उसे वर्ड्स ही नहीं मिलते। पर ये सारी बातें धृति सुन रही थी और वो यहाँ अथर्व और जेके से कहती है कि लड़कियों को कोई अल्फा वेल्फा पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान यतीश को श्रीकांत की नकली आईडी से 4 टिकटें बुक होने के बारे में पता चलता है, जो कि चेन्नई की तरफ जा रही है। वो आरपीएफ टीम को तुरंत ही इन्फॉर्म करता है और उस बुगी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ श्रीकांत और उसकी पूरी फैमिली तो मौजूद नहीं थी, वहाँ कुछ और थे जो कि शराब पी रहे थे। पता चलता है कि श्रीकांत ने फिर से इन्हें मिसगाइड किया है, वो तो कहीं और ही जा रहा था। तो एक बार फिर से श्रीकांत ने अपने ही ऑफिसर को माबू बना दिया था। ये देखकर जोया भी समझ चुकी थी कि मुझे सचमुच ही इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। श्रीकांत सर सचमुच ही बहुत चालाक है। यहाँ लंदन में मेजर समीर एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि मीरा दरअसल में द्वारकानाथ नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। वो आदमी यहाँ समीर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब आगे NIA का ऑफिसर फिर से यतीश के पास आता है और बताता है कि हाल ही में आरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स को गुवाहाटी के पास एक ट्रेन मिली है जिसकी चेन खींची गई है और उसमें से 5 लोग निकले हैं, जिनमें 2 आदमी थे, एक औरत थी और 2 बच्चे थे। और आरपीएफ के ऑफिसर ने इन लोगों की पहचान भी कर ली है, वो दरअसल में श्रीकांत की ही फैमिली थी। पता चलता है कि ये लोग गुवाहाटी या फिर असम नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये तो नागालैंड जा रहे हैं। उनका शक एकदम सही था, क्योंकि यहाँ पर श्रीकांत की पूरी फैमिली जो है वो नागालैंड पहुंच चुकी थी, जहां सलोनी उनकी मदद कर रही थी और उन्हें सेफ हाउस तक लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ रुकमा जो है वो अपने काम में लग चुका था। वो अपनी पूरी टीम के साथ ये काम करने वाला था, लेकिन रुकमा यहाँ पर श्रीकांत तिवारी के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ है। तो मीरा कहती है कि उस बंदे के बारे में तो उनके ही लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड बन चुका है
और उसके नाम पर वारंट भी निकला है। और यहाँ पर रुकमा का काम ये है कि नागालैंड में जो पीएम आएंगे उनके कॉन्वॉय में उसे हमला करना है। जहाँ पर पीएम बासु का कॉन्वॉय आने वाला है वहाँ रुकमा पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर उसके साथ बॉबी भी मौजूद था। रुकमा ने देखा कि सड़क के बाजू में स्कूल है और सड़क के जस्ट बाजू में एक मैदान है और उसी मैदान में प्रार्थना चल रही थी। तब रुकमा ने अपने दिमाग में कुछ न कुछ प्लानिंग तो जरूर कर ली थी। जिसके बाद सलोनी ने श्रीकांत की पूरी फैमिली को लेकर अपने एक सेफ हाउस आ चुकी थी, जहां पर सलोनी रहती है। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। पर श्रीकांत यहाँ सुची से कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पर रहोगे, मैं और जेके जो है वो किसी दूसरी जगह पर रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो तुम लोगों को भी खतरा हो सकता है। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो पीएम बासु है, इसलिए मुझे उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि यतीश चावला भी अब नागालैंड आ चुके थे और सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। दूसरी तरफ श्रीकांत जो है वो स्टीफन के बारे में मालूम करना चाहता है, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं थी। वो यहाँ के कुछ लोकल एक्टिविस्ट से भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है मैसेज के द्वारा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि रुकमा ने धमाका करने के लिए बॉबी को सिलेक्ट किया है। उसने बॉबी के बैग में बॉम्ब भरा है और उसे सब कुछ समझा दिया है कि वो रैली में जाएगा और वहाँ उन बच्चों की प्रार्थना में शामिल हो जाएगा, बैग को वहाँ छिपाएगा और वहाँ से फौरन दौड़ा चला आएगा। सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई थी और सारी चीजों को चेक किया जा रहा था। ये बात रुकमा भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने बॉबी को सिलेक्ट किया और उसके बैग में बॉम्ब को रखा, क्योंकि उसके बैग को चेक नहीं किया जाएगा। तो बॉबी जो है वो आगे जाता है और अपने एक बैग को चुपचाप एक जगह पर छोड़कर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉबी जो है वो खो जाता है। वापस कहाँ जाना था उसे समझ नहीं आ रहा था और यहाँ रुकमा को उसकी टेंशन हो रही थी, इसलिए रुकमा उस बंदे के पास कॉल करता है जिससे रुकमा ने टाइम बॉम्ब लिया है। वो उससे पूछता है कि क्या ये बॉम्ब तभी फूटेगा जब मैं बटन दबाऊंगा या फिर ये कभी भी फूट सकता है। लेकिन वो बंदा रुकमा को कोई भी गारंटी नहीं दे रहा था, इसलिए रुकमा खुद ही बॉबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत ढूंढता है, लेकिन रुकमा को बॉबी कहीं भी नजर नहीं आता है। उसे ऐसा लगा था कि शायद उसने बॉबी को खो दिया है कि तभी रुकमा की नजर बॉबी पर पड़ती है और वो बॉबी को तुरंत यहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीएम बासु का कॉन्वॉय भी यहाँ पर आ चुका था और जैसे ही रुकमा और बॉबी इस कॉन्वॉय से इस रैली से थोड़े दूर पहुंचने के बाद रुकमा रिमोट कंट्रोल की बटन को दबा देता है, जिससे कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ थर्ड और फोर्थ एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।